नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। पिछले कुछ सालों से दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। वजहें अलग अलग हैं। आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मंदी को रोका जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। मंदी आएगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मौजूदा हालात मंदी से कम नहीं हैं। खासकर अमेरिका में, जहां बीते रोज महंगाई के आंकड़े आए तो तमाम उम्मीदों को तोड़ते हुए दिखे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस बात का डर था बेदर्दी वही बात हो गई। कुछ यही बयां कर रहे हैं अमेरिका के रिटेल महंगाई के आंकड़े। अगस्त में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 8.3% पहुंच गई, जिसकी इस बार उम्मीद नहीं थी। कोर महंगाई दर 0.6% बढ़कर 6.3% तक पहुंच गई है, जबकि कोर महंगाई 0.3% घटने का अनुमान था। वहीं हाउसिंग, मेडिकल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि फ्यूल कीमतों में तेज गिरावट के बाद भी ये महंगाई बढ़ी है। फूड इंडेक्स में पिछले साल 11.4% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 1979 के बाद से एक साल में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। जैसे ही रिटेल महंगाई की आंकड़े आए तो ग्लोबल बाजारों का मूड बिगड़ गया। जून 2020 के बाद एक दिन में अमेरिका में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। वहीं कमोडिटी में भी तेज गिरावट आई तो क्रूड भी फिसल गया। फिलहाल राहत की बात सिर्फ ये है कि ये महंगाई जून के 40 सालों के हाई लेवल 9.1% से कम है। वहीं अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 3.7% तक पहुंच गई है, जो जुलाई में 3.5% थी। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड रिजर्व ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी कर सकता है और 20-21 सितंबर तक बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इन सब के बीच देश के सीपीआई के आंकड़ों ने भी टेंशन दे दी है, जो अनुमान से ज्यादा रहे। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर 7% दर्ज की गई, जबकि जुलाई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल महंगाई दर घटकर 6.7% हो गई थी। वहीं अगस्त महीने के कोर महंगाई दर की बात करें तो ये 5.8% से बढ़कर 5.9% हो गई थी। इसके साथ ही आए आईआईपी के आंकड़े भी निराश करने वाले हैं। जुलाई इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 11.5% से घटकर 2.4% हो गया है। बहरहाल ये महंगाई क्या कहती है? क्या जो दिख रही है वो वही है या फिर इस महंगाई के और भी मायने हैं? ये बड़ा सवाल है। ईट नाउ स्वदेश। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये महंगाई आखिर कहती क्या है, इसका क्या मतलब है, कब तक ये महंगाई रहेगी? क्योंकि दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कोशिश करने में लगे हैं कि महंगाई को रोका जाए। क्यों ये काबू में नहीं आ पा रही? आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को काबू में किया जाए। ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो यूएस है या यूरोप है या भारत है, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ज्यादातर जो श्रेय है इस इन्फ्लेशन का वो सप्लाई साइड के शॉक्स को जाता है। अगर आप यूएस की चर्चा कर रहे थे, वो हम तो देख ही रहे हैं वहां महंगाई की दर। लेकिन अगर आप यूरोजोन की तरफ देखें तो वहां पर जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, खास करके नेचुरल गैस के प्राइसेस जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं, तो ये सब जो महंगाई के कारण है, अगर आप देखें तो ये सप्लाई साइड शॉक्स है। और इन सब सप्लाई साइड शॉक्स के पीछे अगर आप देखें तो कोई स्ट्रक्चरल कारण नहीं है, ये सब इवेंट ड्रिवन शॉक्स है। कुछ समय पहले कमोडिटीज की सप्लाई रुक गई थी बिकॉज शिपिंग पे बाधा पड़ी थी, कई सारे पोर्ट्स बंद हो गए थे। आज उसके बाद आया सेमीकंडक्टर को लेके एक क्राइसिस, और आज जो हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को लेके जो बाधा पैदा हो रही है। तो जब तक ये सप्लाई साइड के शॉक्स दूर नहीं होंगे, तब तक इन सारे इकोनॉमीज को इस तरह की इन्फ्लेशन की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। तो अब क्या रास्ता बचता है? क्योंकि ये सप्लाई साइड के जो इश्यूज हैं, ये तुरंत तो सॉल्व होते दिख नहीं रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस वॉर की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे जो हो रही है, वो अभी तुरंत खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है।
तो ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? ब्याज दरें तो सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो देखिए ब्याज दरों का पहला जो असर होगा वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे होगा। लेकिन जो आज यूरोप में जिस तरह की किल्लत है फ्यूल प्राइसेस की, वो तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है नहीं। वो तो मतलब आप समझे तो आपकी रोज की जिंदगी की वो एसेंशियल आइटम है। तो इस केस में तो इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा, मतलब फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपके घर के जो बिजली की खपत है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ जो आपकी खपत में आने वाले कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही हैं उन कंपनीज की भी फ्यूल कॉस्ट बढ़ेंगे तो वो भी दाम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखें इमीडिएट तौर पर अगर जैसा नजारा दिख रहा है वो तो काफी मायूसी सा ही माहौल पैदा कर रहा है। तो बिना कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के सॉल्यूशन के मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से सिर्फ सेंट्रल बैंकर्स के हाथ में है इस प्रॉब्लम को ब्याज दर बढ़ाकर डील करने में। अब चर्चा ये होने लगी है क्योंकि यूएस में महंगाई जो है वो उम्मीद से ज़्यादा है। ये हो रही है चर्चा कि यूएस में अब जब फेड की अगली बैठक होगी 21-22 सितंबर के आसपास, तब 1% तक वो ब्याज दरें अचानक से बढ़ा दें। एक शॉक नहीं मिलेगा पूरी इकोनॉमी को, चाहे इकोनॉमी है, कैपिटल मार्केट्स हैं, उन सबको? तो इसका एक झलक तो हम लोगों ने कल यूएस मार्केट में देख ही लिया कि जब इन्फ्लेशन की नंबर अनाउंस हुई तो चूंकि वो एक्सपेक्टेशन से 20 बेसिस पॉइंट ही ज्यादा थी, लेकिन वहां के बाजार किस बुरी तरह से टूटे। तो जब एक्चुअल रेट हाइक का अनाउंसमेंट आएगा तो हो सकता है कि अगर उस समय तक अगर एक्सपेक्टेशंस उस तरह की बिल्ड नहीं हुए रहेंगे तो उसका कारण उसके अनाउंसमेंट के कारण ये एक शॉकिंग हो सकता है। एक्चुअली अगर आप थोड़ी सी इसको बैकग्राउंड में देखें तो जब यूएस की इस पिछले सेंचुरी की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक समस्या थी ग्रेट डिप्रेशन की, उसमें काफी हद तक लोगों ने कहा कि वहां पर मॉनेटरी अथॉरिटीज ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया और उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में। उसी तरह से अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यूएस फेड बहुत ज्यादा टाइटनिंग करेगी तो हो सकता है कि एक सिमिलर सिचुएशन खड़ा हो। इसलिए फेड के ऊपर आप समझे तो दो तरफा तलवार है। एक तरफ तो उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, लेकिन उनको ऐसा भी नहीं करना है कि उनकी इकोनॉमी लंबे समय के लिए रिसेशन पर चली जाए। तो ये हो सकता है कि अगर वो बहुत ज्यादा दरें बढ़ाएंगे तो हो सकता है स्टेटमेंट दबिश हो, या फिर दर वो कम बढ़ाए और स्टेटमेंट हॉकिश हो। क्लोजर होम आते हैं सिन्हा साहब, भारत की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। आरबीआई के गवर्नर साहब ने अपनी बातों में कहा है, हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस समय इन्फ्लेशन सबसे बड़ा चैलेंज है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। एक आम आदमी के लिए जाहिर तौर पर ये इम्पैक्ट अब दिखाई देने लगा है क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं। यहाँ पर स्थिति क्या है, क्या हो सकता है? और जैसा कि आपने कहा, क्या यहाँ पर भी आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे लेकिन कमेंट्री शायद डविश रहेगी, आरबीआई गवर्नर साहब ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए आरबीआई गवर्नर साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सेकेंड हाफ में वो देख रहे हैं इन्फ्लेशन की दर को नीचे आते हुए। भारत की समस्या को अगर आप देखें तो यहाँ पर समस्या उतनी ज्यादा सप्लाई साइड नहीं है जितनी की डिमांड साइड है। कोविड खत्म होने के बाद जब हमारे देश की इकोनॉमी की अलग अलग सेक्टर्स ओपन अप हो रही हैं तो उसके साथ साथ डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस जो डिमांड की बढ़ोतरी को थोड़ी सी कैलिब्रेटेड रूप में बढ़ाया जाए, इसमें हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कि वो इंटरेस्ट रेट तो अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तौर पर आप तो भारत में इन्फ्लेशन का एक बड़ा शेयर क्रूड के और ऑयल की जो दर है वो 150। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी ज़ाहिर तौर पर जो है आरबीआई गवर्नर साहब कोशिश में तो लगे हुए हैं और यहाँ पर
ब्याज दरों को बढ़ाने के सिवा उनके पास चारा दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात लेकिन यही है कि कैसे वो बैलेंस बनाते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि फिर कैपिटल मार्केट्स एक अलग दिशा में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये एक चिंता की बात है। महंगाई हम सभी के लिए परेशानी की स्थिति बन रही है, ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे जो कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चल रहा है। वो दुनिया से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में कैपिटल मार्केट चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या अलग हो रहा है कि कैपिटल मार्केट नई ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं? लोग अब ये कह रहे हैं कि दिवाली तक तो शायद रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाए हम। देखिए, दिवाली तक कहाँ तक पहुंचते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देखें तो कोविड की जो बॉटम हुई थी मार्च 2020 में, उसके बाद से जो दो मेजर बदलाव हुए हैं इंडियन कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा, उसका एक मापदंड और एक मेजर अगर आप देखें तो डीमैट अकाउंट्स का ही देख ले। उस समय आई थिंक मार्च 2020 के आसपास डीमैट अकाउंट्स करीब 5 करोड़ थे, आज डीमैट अकाउंट्स 10 करोड़ हो गए हैं। तो रिटेल पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि इंडियन मार्केट्स में हुआ है। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि कोविड होने के बावजूद जिस तरह से इंडियन कॉर्पोरेट्स ने इस सिचुएशन को डील करने में अपनी जो पहल दिखाई, पहला फेज में उन्होंने अपने कॉस्ट काटे, दूसरे फेज में उन्होंने नए जो सरकार द्वारा इंसेंटिव दी गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और चाइना प्लस वन का जो अपॉर्चुनिटी आया, उसको किस तरह से ग्रैब किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर जिसमें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इतना बड़ा दबाव था, वो अब हट गया है और जो बैंक्स के प्रदर्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो इन सब का मिला जुला असर अगर आप देखें तो ओवरऑल जो निफ्टी की ईपीएस है उस पर तो असर मतलब ग्रोथ का तो काफी अच्छा मेजर है। 25 से 30% हम लोगों ने पिछले साल डिलीवर किया और इस साल करीब 18 से 20% की ईपीएस ग्रोथ होने की संभावना है। तो मार्केट कुछ हद तक तो इसको भी डिस्काउंट कर रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है और जो बाकी कदम चाहे वो सरकार की तरफ से हो या इंडस्ट्री की तरफ से, उसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में अब जो है ये बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन महंगाई की जो खास तौर पे चर्चा है वो ये कि अभी अगले कुछ समय तक और महंगाई बनी रहेगी और आम लोगों को भी उसकी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिन्हा साहब, समय निकाल कर आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।